आप लोगों ने हमें धोखे में रखा। आपने हमें बताया कि आप बड़े इंजीनियर हैं, शहर में नौकरी पेशा है, पढ़ाई का महत्व समझते हैं। सच्चाई तो यह है कि आपने नौकरी केवल अच्छी पत्नी पाने के लिए की थी। शादी के दूसरे महीने से ही आपने अपनी 20,000 की नौकरी छोड़ दी और अपने बड़े भाई के साथ उनके कपड़े की दुकान पर बैठने लगे। हमें बताया गया था कि आपकी नौकरी है, आप आत्मनिर्भर हैं, अच्छा वेतन मिलता है, लेकिन ये सब झूठ निकला। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होने के साथ नाजुक भी होता है। झूठ दीमक के समान होता है जो किसी भी रिश्ते की नींव को कमज़ोर कर देता है। मुझे आपके कम वेतन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो आपके झूठ से। हमें दिखाने के लिए आपने 2 महीने की नौकरी की और जब शादी हो गई तो नौकरी छोड़ भाई के साथ दुकान पर बैठ गए। आप इंजीनियर तो बन गए, लेकिन मामूली अंकों के साथ हैं। ऐसे में कैसे आपको अच्छी नौकरी मिल सकती थी? इसलिए आप लोगों ने झूठ का सहारा लिया। बताया कि आपका अच्छा वेतन है, औसत दर्जे की सामान्य से दुकान से माता पिता दोनों भाइयों के परिवार का खर्चा कैसे निकलेगा। इसीलिए लोग आपको लड़की देने से कतराते थे। तब आपने लड़की वालों को झांसे में डालने के लिए नौकरी शुरू की। नौकरी करना आपको रास नहीं था, क्योंकि मेहनत करना तो आपके स्वभाव में ही नहीं। माफ़ कीजिएगा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप कामचोर आलसी किस्म के व्यक्ति हैं। काव्या ने गुस्से और दुख के मिलजुले भाव से अपने पति अतुल से कहा, हाँ ठीक तो किया, मैंने नौकरी छोड़ अपनी दुकान में आ गया, इसमें क्या दिक्कत है? वहाँ भी तो काम करता हूँ, अतुल ने कहा। कैसा काम? कुछ काम है वहाँ आपके करने लायक? पापा जी गल्ले पर बैठते हैं, बड़े भाई साहब शहर जाकर माल ऑर्डर कर देते हैं, दुकान का सेल्समैन ग्राहक को माल दिखा देता है, आप दुकान में बैठे बैठे मोबाइल में बस टाइम पास करते रहते हैं। दुकान में ग्राहक भी कम ही होती है। मैंने आपसे अपने बैंक की एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए पैसे मांगे तो आपने कहा जेठ जी से मांग लो। मैंने अपने बड़े भाई समझकर उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम देने की, फालतू में पैसे और समय बर्बाद नहीं करने चाहिए। अब आप ही बताइए, मैं उनसे क्या बोलती? आपकी आर्थिक स्थिति देख हमारे भविष्य के लिए मुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं जो इस समय देख पा रही हूँ। आप समझ नहीं पा रहे हैं, काव्या ने कहा। अरे देवर जी, बच्चों को स्कूल से ले आइए, समय हो गया है, काव्या की जेठानी निकिता ने अतुल से कहा। और हाँ, जाते जाते 10 किलो गेहूँ चक्की में देते आना। देखा कितना काम है मुझे, और तुम कहती हो मैं बैठे बैठे मोबाइल चलाता हूँ, अतुल ने कहा। काव्या ने बात बढ़ाना उचित नहीं समझा। काव्या के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। जब उसके लिए अतुल का रिश्ता आया तो उसके पिता ने कहा, काव्या लड़का पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, शहर में अच्छी नौकरी करता है, वह तुम्हें भी आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करेगा। लेकिन यहाँ तो अतुल खुद ही दूसरों पर आश्रित है। काव्या के ससुराल में पति अतुल, सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। ससुर जी की अपनी कपड़ों की छोटी सी दुकान थी, जिसमें काव्या के जेठ जी बैठा करते थे। दुकान से इतनी कमाई नहीं आती थी कि संयुक्त परिवार अच्छे से चलाया जा सके। अतुल पढ़ाई में भी कुछ खास अच्छा ना कर सका। 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी उसे कोई नहीं देता। एक बार काव्या ने अपने जेठ जी से कहा, भैया जी, कल मेरे छोटे भाई का 21वां जन्मदिन है,
मैं उसे कुछ उपहार देना चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। अभी दुकान में ग्राहकी नहीं है, काम धंधा सही से नहीं चल रहा है। दुकान एक है, खाने वाले अनेक। ऐसा करो, उपहार फिर कभी दे देना। काव्या के जेठ वीरेंद्र बोले। इस बार फिर काव्या मन महसूस कर रह गई। धीरे धीरे काव्या परिस्थिति से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करने लगी। काव्या ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की सोची, पर ना घर में जगह थी और ना ही ससुराल वालों के दिलों में कोई सहयोग करने को तैयार नहीं था। और अतुल का कहना है कि लोग क्या कहेंगे, बड़े भाई की अपनी दुकान है और छोटा भाई सिर्फ 20,000 की मामूली नौकरी कर रहा है। दूसरे के यहाँ नौकरी करने से अच्छा उसने अपनी ही दुकान में बैठना उचित समझा। लेकिन दुकान के काम से ज़्यादा तो अतुल से घर के ही काम करवाए जाते थे और सैलरी भी उसे नहीं मिलती। नाम मात्र के पैसे उसे अपने पर्सनल खर्चे के लिए दिए जाते। काव्या माँ बनने वाली थी। ऐसी स्थिति में भी उसके खान पान दवाइयों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। 9वें महीने से उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई। डॉक्टर ने सिजेरियन करने की सलाह दी, लेकिन सिजेरियन में नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा पैसे लगते हैं। इसलिए काव्या के ससुराल वालों ने डॉक्टर की सलाह ना मानते हुए नॉर्मल डिलीवरी करने पर ही जोर दिया। नतीजा ये हुआ कि काव्या के बच्चे ने पेट में ही दम तोड़ दिया। इस बात से काव्या का मन बहुत आहत हुआ। काव्या ने भले ही जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया, पर उसका शरीर तो कच्चा था। उसे पर्याप्त शारीरिक और मानसिक आराम की ज़रूरत थी। बच्चे को खो देने का दुख उसे पहले से ही था। उस पर ससुराल वालों ने हमदर्दी दिखाने की बजाय 2 दिन में ही घर के कामों में लगा दिया। काव्या की स्थिति बद से बदतर हो जा रही थी। दुकान पर जेठ जी की चलती और घर पर जेठानी की। उसके खाने पहनने का जिम्मा भी जेठानी ने ही ले रखा था। वह अपनी मर्जी से खाने का कुछ बना ही नहीं सकती थी। उसका पति ना खुद भविष्य के बारे में सोच रहा था और ना ही काव्या को कुछ काम करने दे रहा था, जिसकी वजह से घर में हर दिन विवाद होने लगा। इस विवाद में काव्या के पति ने घर वालों को बहकावे में आकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। काव्या अपने मायके आ गई। पति कुछ खास कमाता नहीं था, इसलिए उसे मेंटेनेंस के पैसे भी नहीं मिले और ना ही उसने अपने पति से पैसे लेने की इच्छा जताई। पति से अलग होने के बाद काव्या ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए खुद के पैरों पर खड़े होने का निर्णय लिया। काव्या ने अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखते हुए कड़ी मेहनत की। उसने बैंक की एग्ज़ाम दी। नतीजा निकला कि उसने लिखित एग्ज़ाम पास करने के साथ इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। उसे दूसरे शहर के सरकारी बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई थी। काव्या का तलाक हुए 5 साल हो चुके थे। वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। काव्या सोचती थी कि उसकी इस कामयाबी में उसका पति अतुल भी उसके साथ होता, पर उसने तो बीच मझधार में उसका साथ छोड़ दिया। किस्मत का खेल कब पलट जाए यह किसी को नहीं पता। कुछ ऐसा ही हुआ अतुल के साथ। बस जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अतुल की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला उसे कैंसर है। कैंसर की बीमारी दूसरे स्टेज पर पहुंच चुकी थी। बीमारी का पता लगते ही परिवार वालों के लिए वह बोझ बन गया था। उसके माता पिता भी वृद्ध हो चुके थे, जो बड़े भाई पर
पूरी तरह से आश्रित थे। उसके पास आर्थिक और मानसिक सहारा देने के लिए कोई नहीं था। जैसे तैसे सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। काव्या को अतुल की बीमारी की जानकारी अपने दोस्त अजय से मिली, जो अतुल का भी दोस्त हुआ करता था। काव्या ने तुरंत ही अपनी सारी कड़वाहट को भूलकर अपने पूर्व पति का साथ देने का निर्णय लिया। काव्या अतुल के पास जाती है। काव्या को देखते ही अतुल की आंखों में आंसू आ गए। काव्या, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने मुझे हमेशा काम करने को प्रोत्साहित किया, लेकिन मैं कामचोर निकला। बस बैठे बैठे आराम की रोटी खाना चाहता था। आज देखो, इसी बात की सज़ा मुझे मिल रही है। आज मेरे पास भी पैसे होते तो मेरा इलाज सही से हो सकता था। मुझे माफ़ कर दो काव्या। मुझ जैसे आलसी के साथ शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अतुल ने कहा। अतुल, जो हुआ सो हुआ। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बेहतर इलाज करवाने की कोशिश करूँगी, काव्या ने कहा। काव्या अतुल को अपने शहर अपने घर ले आती है। वहाँ अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर उसका इलाज करवाती है। साथ साथ भगवान से अतुल के अच्छे स्वास्थ्य की दुआएं मांगती है। परिणाम स्वरूप अतुल जल्दी ही ठीक हो जाता है। एक स्त्री को हमेशा त्याग और प्रेम से भरी मूर्त के रूप में देखा जाता है, और ये बात काव्या ने साबित कर दिया था, क्योंकि तलाक के बाद फिर से अपने पति के बुरे वक्त में सहारा बनना किसी स्त्री के लिए आसान नहीं होता। अतुल चाहता था कि काव्या पिछला सब कुछ भुलाकर उसे माफ़ कर दे और उसे अपने जीवन में शामिल कर ले, लेकिन काव्या के मन में कुछ और ही था। अतुल, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने परिवार के पास जाना होगा, लेकिन जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, काव्या ने कहा। और हाँ, ज़रूरी बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। अगले हफ्ते मेरी सगाई है अविनाश जी के साथ। मेरे साथ बैंक में काम करते हैं, एक बार फिर काव्या ने कहा। लेकिन काव्या, अतुल इतना ही कह पाया। काव्या को बैंक जाना था। अतुल की बातों को सुनने के लिए उसके पास ना समय था और ना ही आवश्यकता, क्योंकि उस इंसान से कैसे रिश्ता निभाया जाए जिसने अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं समझी और अपने परिवार की बातों में आकर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। अतुल सोच रहा था, काश उसने अपना पति धर्म निभाया होता, अपनी पत्नी का हर हाल में साथ दिया होता, यह जानते हुए कि उसकी पत्नी सही है। अतुल के पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोस्तों, हमारे समाज में पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। शादी के बाद पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी, नहीं तो रिश्ते बिखर सकते हैं। आपकी क्या राय है इस कहानी के प्रति? कमेंट के माध्यम से हमें अवगत ज़रूर कराएं, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।